नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। तो आज बात क्या? आज राजनीति के पातोल लोग की बात हम करेंगे, और वो बात इसलिए क्योंकि जहां आज बात होगी राजनीति के पाताल लोग की, जहां अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है 3 मार्च तक। अब ईडी की रिमांड में ही नवाब मलिक को भेज दिया गया है। इस पूरी कहानी को आज समझना है तो किरदार सारे देखने होंगे। इस पूरी कहानी के मुख्य किरदार आज गिरफ्तार किए गए मंत्री नवाब मलिक हैं। ये देखिए, यहां पर गिरफ्तार करने वाली एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय है। साथ में पूरे मामले में जांच कर रही एजेंसी एनआईए है। साथ ही कहानी में आरोपों के अनुसार लिंक मुंबई बम धमाके कराने वाले मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट में दोषी ठहराया गया शाह वली खान का भी रिश्ता आज ही की गिरफ्तारी से जोड़ा जाता है। इसके अलावा इस कहानी में उल्लेख दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का भी आएगा। दाऊद की बहन का ड्राइवर सलीम पटेल भी बेहद महत्वपूर्ण किरदार है। दाऊद का भाई इकबाल कास्कर भी इससे जुड़ा है। दाऊद का भतीजा अली शाह पारकर भी इस रोल में पूरी कहानी में आएगा। मतलब आइए अब हम शुरू करते हैं आज की दस्तक, जो महाराष्ट्र से आई है, दिल्ली तक गूंज रही है। उत्तर प्रदेश में जिसकी चर्चा है, पश्चिम बंगाल से विपक्ष का मोर्चा बनाने की आवाज उठी है। नवाब मलिक, जिनका मंत्र ट्विटर पेज पर लिखा है, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट पावर, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग योर एनवायरनमेंट। इसी मंत्र का लगता है सबूत महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक ईडी की तरफ से अपनी गिरफ्तारी की बात देते हैं, जो गिरफ्तारी के बावजूद गेट पर आते ही मुट्ठियां तानकर मीडिया के सामने हाथ लहराते हैं। क्या इसे ही पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग योर एनवायरनमेंट कहेंगे, जहां दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदारों और करीबियों से करोड़ों की जमीन कौड़ियों में खरीदने और पैसों के लेन देन के आरोपी नवाब मलिक इस कठिन परिस्थिति में भी अपने हिसाब से कंट्रोल करते हुए मुस्कान बिखेरते हैं। फिर शरद पवार के बेहद करीबी नवाब मलिक कोर्ट में पेश होने के लिए जाने से पहले गाड़ी के दोनों शीशों की तरफ मीडिया के कैमरों पर एक ही बात कहते हैं, लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से बुधवार को करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद नवाब मलिक की गिरफ्तारी का त्वरित राजनीतिक रिएक्शन दिखना शुरू हुआ। शरद पवार के घर पर बड़े मंत्रियों के साथ आपात बैठक होती है। एनसीपी के कार्यकर्ता गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में चलते चुनाव तक नवाब मलिक की गिरफ्तारी के एक्शन पर रिएक्शन नजर आता है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है, इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। हमने कई बार देखा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है विधानसभा में। कोई पुड़िया निकली थी और बाद में वो पुड़िया निकली बुरादा, लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर। इस्तीफा उनका नहीं लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। ये सिर्फ उनके ऊपर वो अटैक करते थे, विरोधी पक्ष के ऊपर, इसलिए जो है उनको सजा दी जा रही है। ये पीएमएलए का केस ही नहीं है कुछ, वहाँ पीएमएलए का केस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में जन्म लिए नवाब मलिक ने पढ़ाई लिखाई और राजनीति की लड़ाई महाराष्ट्र में लड़ी। उत्तर प्रदेश में चलते चुनाव के बीच ही आई सबसे बड़ी राजनीतिक दस्तक में अब 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष इस आरोप का कि महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक का संबंध राष्ट्र विरोधी ताकतों से है। आरोप है कि उनके साथ मिलकर दाऊद के करीबियों की संपत्ति की खरीद फरोख्त की गई। दूसरा पक्ष इस आरोप के साथ है कि ईडी, आईटी, एनसीबी, सीबीआई, पाकिस्तान और दाऊद ये सभी बीजेपी के कैंपेन टूल हैं। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी। राउत जी, किस दुनिया में 2024 तो बहुत दूर की बात है,
अभी महाराष्ट्र का आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल ऑलरेडी जेल में या फरार है, उसकी आप चिंता कीजिए। गुनेगार अगर गुनाह करता है तो उसको सजा मिलना या उसको अरेस्ट होना ये जायज है। आप कानून जानते हैं, अदालत में जाइए, कोर्ट में जाइए और अपना मामला रखिए। ये धमकी वाली भाषा 24 की आप आज मत कीजिए। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर राजनीति की दस्तक इसलिए भी तेज हुई क्योंकि जांच एजेंसी के अधिकारी नवाब मलिक के घर पर करीब 5 बजे सुबह पहुंच गए। वहां पर करीब 1 घंटे की पूछताछ के बाद नवाब मलिक को ईडी के दफ्तर लाया गया। ईडी के दफ्तर में करीब 5 से 6 घंटे नवाब मलिक से पूछताछ की गई। करीब 2:30 बजे नवाब मलिक को अरेस्ट कर लिया गया। इस गिरफ्तारी का दाऊद इब्राहिम तक से क्या संबंध जोड़ा गया है, आइए उसे समझते हैं। 2017 में ठाणे में दाऊद के भाई इकबाल कासकर के खिलाफ एक्सटॉर्शन यानी पैसे की उगाही का मामला दर्ज होता है। 2018 में फिर दाऊद गैंग से पैसों के लेन देन की जांच में ही प्रवर्तन निदेशालय भी जांच शुरू करता है। इसके बाद अभी NIA यानी आतंकरोधी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से मामला दर्ज होता है कि दाऊद इब्राहिम भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए स्पेशल यूनिट बना चुका है। NIA के मुताबिक दाऊद की बनाई हुई आतंकी स्पेशल यूनिट भारत में कुछ बड़े नेताओं, उद्योगपतियों को निशाना बनाने की साजिश रचती है। इसी दौरान पिछले हफ्ते NIA की जांच से जोड़कर ही प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद से जुड़े कई ठिकानों पर छानबीन शुरू की। ईडी के अफसरों ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के घर पर जांच की। छोटा शकील के साले सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट से भी 9 घंटे पूछताछ की। दावा इसी दौरान दाऊद के भतीजे अलीशा पारकर ने पूछताछ में दाऊद की बहन हसीना पारकर और नवाब मलिक के बीच संपत्ति की खरीद को लेकर बयान दिया। आरोप है कि दाऊद के भतीजे अलीशा पारकर के बयान के आधार पर ही बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने ये पूरा एक्शन लिया। नवाब मलिक गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दाऊद के खूंखार गुर्गे की जमीन खरीदते हैं। जो जमीन सरकार जमा होने वाली है, उस कारण ना के बराबर पैसे दे करके उस बम ब्लास्ट आरोपी से जमीन खरीदी जाती है। उसके सारे कागजात देश के सामने आने के बाद जब ईडी उस पर कार्रवाई करे तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कहते हैं और सरकार कहती है कि ये बदले की भाव से कार्रवाई हो रही है। जिस दाऊद ने बम ब्लास्ट में हजारों लोगों को क्रूरता से, बर्बरता से मारा, जो गुर्गा इस बम ब्लास्ट में आरोपी रहा, क्या उसकी प्रॉपर्टी राष्ट्रवादी के नेता खरीद सकते हैं? महाराष्ट्र में विदाउट नोटिस अगर किसी बड़े मंत्री को हम ताबे में ले सकते, ये संदेश अगर उत्तर प्रदेश में उनको देना है तो शायद वो डेस्परेट अटेम्प्ट है कि जो लास्ट राउंड बचे हैं इलेक्शन के उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक संदेश देने का वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हम सबको लगता है। नवाब मलिक आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाब मलिक साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ अब एक तरफ NCP के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दूसरी ओर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की तरफ से नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर एक नया सियासी मोर्चा देश में बनने लगा है। ममता बनर्जी ने शरद पवार को फोन किया है, कहा है कि CBI और ईडी का इस्तेमाल जिस तरह बीजेपी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रही है, एक बड़ा मोर्चा बनाकर विरोध जरूरी है। राजनीति इतनी नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशजनक और गलत बात है। मैं तो कहूंगा ये नगर पालिका, महानगर पालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। केंद्रीय एजेंसीज इसके द्वारा जो भी हो रहा है निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं। महाराष्ट्र की परंपरा है, इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है, अब ये विषय शुरू हो जाएगा कि नहीं वो अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अब और आगे चलना है वगैरह वगैरह। तो ये नैतिकता है और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। 2 चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से गए तो नवाब मलिक के ईडी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्तों और पैसों के लेन देन के आरोप में गिरफ्तारी तब हुई जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में आतंकवाद का मुद्दा तेजी से उठने लगा, जिसमें अब और सक्रियता सियासत के कारण आनी तय है। साहिल जोशी और कमलेश सुतार के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
विपक्ष आरोप लगाता है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को ध्यान में रखकर गैर कानूनी रूप से करवाई गई। बीजेपी नेता इन आरोप को खारिज करते हैं। ब्रंडबोल्ट से किस डील को लेकर अभी नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई। बताया जाता है कि इसके पीछे 3.5 महीने पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगाए गए बेहद गंभीर आरोप हैं। बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? दिवाली के करीब जिस बम के फूटने की बात हो रही थी वो जाकर अब फरवरी में क्या एनसीपी के कद्दावर नेता और मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के साथ फूटा। जब 9 नवंबर को पिछले साल हाथ में कुछ दस्तावेज लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आए, नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम के करीबियों के साथ मिलकर संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया। पहले आरोप समझते हैं ताकि फिर बयान सुनने में आपको और आसानी होगी। उससे भी पहले किरदार जान लीजिए। पहला किरदार शाह वली खान जो 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का दोषी आतंकी है। दूसरा किरदार सलीम इशाक पटेल जो दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का बॉडीगार्ड है। तीसरा किरदार है सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स नाम की कंपनी जिसमें दावा है कि डायरेक्टर नवाब मलिक की पत्नी और बेटा है। अब इन नामों को समझने के बाद पहला आरोप यह है कि नवाब मलिक के परिवार से जुड़ी कंपनी सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स ने मुंबई के कुर्ला में दाऊद के करीबियों से जुड़ी संपत्ति खरीदी। मेरे पास जो कागजात थे वो कागजात ईडी, एनआईए, सीबीआई सारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजे थे। उसके बाद तफ्तीश उनकी हुई और जैसा कि आज ईडी के वकीलों ने कोर्ट में बताया कि दाऊद से संबंधित केस के मामले में 9 जगह पर उन्होंने छापे मारे और उसके बाद ये सारी कड़ियां ये जुड़ी है। तो मुझे लगता है कि ये कोई अचानक तैयार हुआ केस नहीं है। ये सारी कड़ियां जोड़ने के बाद जब ये ध्यान में आया कि इस प्रकार से टेरर फंडिंग हुआ है तो उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। नवंबर में ही नवाब मलिक पर दूसरा आरोप देवेंद्र फडणवीस ने यह लगाया था कि दाऊद की बहन हसीना पारकर की संपत्ति के लेन देन का पावर ऑफ अटॉर्नी सलीम पटेल के नाम से होता था। आरोप यह था कि जमीन जब्त होने से बचाने के लिए ही नवाब मलिक के परिवार की कंपनी ने दाऊद के परिवार की जमीन खरीदी। तीसरा आरोप यह लगा कि 3 करोड़ की प्रॉपर्टी का सौदा 20 से 30 लाख रुपए में कर लिया गया था। नवाब मलिक जी 2003 में जब यह सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे, पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दी? लोक प्रतिनिधि बनने के 26 साल जीवन में इस तरह के आरोप कभी भी हम पर कोई लगा नहीं पाया। आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे कि 1.5 लाख फुट जमीन एक कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता। नवाब मलिक पर यह आरोप लगाया गया कि 5 में से 4 ऐसी प्रॉपर्टी है जिनका अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है, जिनके सौदे से नवाब मलिक या उनका परिवार जुड़ा है, जिसे तब भी नवाब मलिक और उनका बेटा खारिज करते रहे। देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि 2005 में मैंने सलीम पटेल जी से खरीदी है। सलीम पटेल जी के लिए कहा जा रहा है कि वो इसे 2005 में मैंने खरीदी है। तब 2005 में हमने सलीम पटेल से खरीदी है। तब सलीम पटेल खुद यहाँ पे घर घर आके भाड़ा पोती का पैसा लिया करते थे। अगर वो
अंडरवर्ल्ड के आदमी थे या उनका बॉम्ब ब्लास्ट में हाथ था, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस हमारी महाराष्ट्र की कोई ऐसे आदमी को प्रॉपर्टीज का भाड़ा पौती का पैसा जमा करने देती, क्योंकि 400 लोगों से वो पैसा ले रहे थे। अगर 400 लोगों से यहाँ पे वो पैसा ले रहे हैं तो महाराष्ट्र पुलिस एकदम सक्षम पुलिस है, और मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस वन ऑफ द बेस्ट पुलिस इन द वर्ल्ड मानी जाती है। तो मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई व्यक्ति इस तरीके का काम करेगा और महाराष्ट्र पुलिस शांत बैठेगी। करीब 17 साल पुराने मामले में हुई गिरफ्तारी का सच कब सामने आएगा, ये जांच एजेंसियों पर निर्भर करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में बाकी 3 चरणों में अंडरवर्ल्ड का मुद्दा गूंजना तय है। साहिल जोशी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। राजनीति का पाताल लोक ऐसा होता है जहां दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। और जैसे कर्नाटक में हिजाब बनाम भगवा का विवाद शुरू हुआ, जनता आपस में अपने अधिकार की दुहाई देकर लड़ने लगी। सन्नाटे में कर्नाटक में सभी दलों ने मिलकर वो बिल पास कर लिया जिसमें विधायकों, मंत्रियों के वेतन भत्ते को 60% तक बढ़ा दिया जाएगा। शिवमोगा में हिंदू संगठन के लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के विरोध में प्रदर्शन करते हैं। कर्नाटक से ही शुरू हुए हिजाब के विवाद में देश भर में प्रदर्शन अब भी जारी है। तो आंखें खोलकर देखिए और कान खोलकर सुनिए। हिजाब भगवा के विवाद में अपने अपने अधिकारों की मांग करते हुए युवा जब एक दूसरे के विरोध में उतरे हैं, नेताओं ने अपने अधिकारों की सुरक्षा शांति से कर ली। जनता आपस में बवाल कर रही है और कर्नाटक विधानसभा में विधायकों, मंत्रियों, नेता विपक्ष, मुख्यमंत्री, स्पीकर के वेतन में बम्पर इजाफे का बिल पास हो गया। विधायकों का वेतन पहले 25,000 रुपए महीना था, अब 40,000 रुपए महीना होगा। मंत्रियों का वेतन 40,000 रुपए प्रति माह से 60,000 रुपए प्रति महीने हो गया। मुख्यमंत्री को अब 50,000 की जगह 75,000 रुपए महीने के मिलेंगे। स्पीकर और चेयरमैन भी 50,000 रुपए महीने की जगह 75,000 रुपए पाएंगे। नेता विपक्ष को 40,000 रुपए की जगह 60,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। lot of discussion earlier also in this. In last 2 sessions also this was discussed, but we never brought it. And this time, since budget is on, this is not the first time it is happening. वेतन बढ़ा तो क्या किसी का विरोध आपने किसी दल में सुना? जबकि एनसीआरबी की डेटा के मुताबिक कर्नाटक वो राज्य है जहां बेरोजगारी के कारण सबसे ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की। वहां हिजाब और भगवा की लड़ाई ऐसी हुई जहां एक तरफ छात्राएं हिजाब में ही कॉलेज आना चाहती हैं, वरना नहीं। दूसरी तरफ दावा हुआ कि हिजाब विवाद में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या हो गई। लोग आपस में लड़ गए। नेताओं ने सदन में आपस में मिलकर अपना वेतन भत्ता बढ़ा लिया। कर्नाटक में मंत्रियों को अब घर का किराया भत्ता 80,000 की जगह 1,20,000 रुपए मिलेगा। घर के रखरखाव के लिए 20,000 रुपए की जगह 30,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। मंत्रियों को गाड़ी में तेल के लिए अब हर महीने 1,000 लीटर की जगह 2,000 लीटर मुफ्त मिलेगा। मुख्यमंत्री, मंत्री, स्पीकर का भत्ता 3 लाख रुपए से बढ़कर 4.5 लाख रुपए हो गया। जन कल्याण के लिए राजनीति करने आने का दावा करने वाले नेताओं ने अपना कल्याण सन्नाटे में कर लिया है, जब सड़क पर हिजाब और भगवा का विवाद शोर मचा रहा है। नागार्जुन, बेंगलुरु आज तक। साल 2000 से अब तक व्लादिमीर पुतिन किसी न किसी रूप में रूस की सत्ता में रहे हैं और इस दौरान पुतिन हमेशा मॉस्को केंद्रित वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण पर काम करने में जुटे रहे। आज नौबत यह है कि पुतिन ने बिना एक भी गोली चलाए यूक्रेन के नक्शे को बदल दिया है। अब सवाल यह है कि पुतिन के पास ऐसा क्या है जिससे वो नहीं डरते। आखिर क्यों पुतिन अमेरिका और नेटो की धमकियों के बावजूद पीछे नहीं हटे? इसका कारण पुतिन के दिल की कसक है। कैसे? यहां देखिए, पुतिन जिस यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में पैदा हुए उसका क्षेत्रफल 2 करोड़ 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था। 1991 में सोवियत संघ के टूटने से उसने 50 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन गंवा दी। यह क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल से भी कहीं ज्यादा है। अब 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया और दुनिया में कोल्ड वॉर का खात्मा हुआ। लेकिन व्लादिमीर पुतिन जैसे करोड़ों देशभक्तों के लिए ये
असहनीय दर्द था, जिसके परिणाम आज पूरी दुनिया को भुगतने पड़ रहे हैं। और वो यही है, व्लादिमीर पुतिन ने ही इस टुकड़े टुकड़े रूस को एक बार फिर से पूरा किया और जो साथ में नहीं है उन्हें लाने का भरसक प्रयास किया। Vladimir Putin recognized two regions of Ukraine as independent states. President Putin recognized Vladimir Putin. President Putin is President Putin. Night Putin off. Vladimir Putin. व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को महाशक्ति बनाया। व्लादिमीर पुतिन, जिनके हौसलों की तारीफ दुश्मन भी करते हैं। Yesterday, and there was a television screen, and I said, this is genius. Putin declares a big portion of the Ukraine. Putin declares it as independent. Oh, that's wonderful. तैराकी करना हो, जिम में ट्रेनिंग हो या फिर एडवेंचर, रूस के राष्ट्रपति के शौक दुनिया को चौंकाते रहे हैं। लेकिन इस बार पुतिन ने दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और उसके 30 सहयोगी देशों को यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करके हैरान कर दिया। अमेरिका और पश्चिमी देश प्रतिबंधों की धमकी देते रह गए और पुतिन अपना काम कर गए। नतीजा, दुनिया पुतिन के तेवर से डरी हुई है, तो वहीं यूक्रेन सहमा हुआ है। सारी दुनिया में रूस के राष्ट्रपति का नाम गूंज रहा है, जो लेनिनग्राद की स्ट्रीट फाइट से सीख कर आया कि अगर लड़ाई तय है तो पहला पंच खुद मार। इसीलिए पुतिन अपने दुश्मन अमेरिका के करीब जाने की सजा के तौर पर यूक्रेन पर पहला वार कर चुके हैं और किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। Continue to deploy arms and weapons in Ukraine. It is time to demilitarize modern Ukraine, because this is the main factor, the only factor that can be observed. दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि कैसे पुतिन ने बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका और नाटो के खिलाफ पहला राउंड जीत लिया है। पुतिन का जोश हाई है और बाइडेन के पास कुछ कहने को बचा नहीं है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि पुतिन ने जहां अपना देश थामा हुआ है, वहीं अमेरिका और उसके दोस्तों की नाक में दम कर दिया है। सवाल यह है कि रूस की राजनीति हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, दोनों ही स्तरों पर व्लादिमीर पुतिन एक सफल खिलाड़ी कैसे हैं? पुतिन को देखकर लगता है कि वो नतीजों की परवाह किए बिना एक के बाद एक बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि पुतिन ऐसे क्यों है? 1991 में सोवियत संघ का बिखर जाना, पश्चिमी देशों का रूस के प्रति बुरा बर्ताव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खलता है और रह रहकर उनके मन में टीस भी उठती है। वो इतिहास को एक बार फिर बदल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन एक बार फिर रूस का हिस्सा बन जाए। रूस और यूक्रेन के बीच जो पुराने संबंध हैं वो एक बार फिर से स्थापित हो जाए। लेकिन समस्या यही है कि उनकी ये चाह विश्व को एक बार फिर महायुद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर सकती है। 2018 में एक पत्रकार ने पुतिन से पूछा, आप अपने देश के इतिहास में किस घटनाक्रम को पलट देना पसंद करेंगे? व्लादिमीर पुतिन ने फौरन कहा, द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। पुतिन कई मौकों पर कह चुके हैं कि अगर वो कर सकते तो सोवियत संघ के विघटन की कहानी को उलट कर रख देते। तो क्या यूक्रेन को लेकर वर्तमान विवाद पुतिन के इसी इरादे का हिस्सा है? जानकार इसका जवाब हाँ में देते हैं। 1917 की क्रांति के बाद 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई और सोवियत संघ का हमेशा से प्रयास ये था कि चाहे वो ज्ञान विज्ञान की बात हो, सैन्य शक्ति की बात हो, सामरिक क्षमता की बात हो, वो विश्व में अव्वल रहे और यही प्रयास लगातार चलता भी रहा। अगर आप पहले बात करें तो 1957 में पहला उपग्रह मानव निर्मित वो स्पुतनिक सोवियत संघ ने ही अंतरिक्ष में भेजा। यूरी गागारिन ने पहली बार उड़ान भरी अंतरिक्ष में। और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनका प्रयास यही है कि रूस एक बार वही उसी तरह की सैन्य और सामरिक शक्ति के रूप में उभर कर आए।
लेकिन अक्टूबर 1952 में जन्मे व्लादिमीर पुतिन ने 39 साल की उम्र में अपने देश सोवियत संघ को 15 देशों में बंटते देखा। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के आखिरी नेता मिखाइल गोर्बाचोव के नेतृत्व में यूएसएसआर की कहानी अतीत के पन्नों में दर्ज हो गई। 25 दिसंबर 1991 की शाम 7:32 पर रूसी राष्ट्रपति के निवास स्थान क्रेमलिन से कम्युनिस्ट वर्चस्व का परचम हसिया हथौड़ा वाला लाल झंडा उतार दिया गया और इसकी जगह रूस का झंडा लहरा दिया गया। एजेंट पुतिन इस विघटन के मुंह गवाह थे। पुतिन तब अपने देश के लिए विदेशों में बतौर जासूस के तौर पर काम कर रहे थे। यूएसएसआर की कहानी खत्म होने के बाद पुतिन को अपने देश लौटना पड़ा। देश महंगाई और अराजकता की चपेट में था। 20वीं सदी का आखिरी दशक, दुनिया प्रतीक्षा कर रही थी एक नई दुनिया की, नई उम्मीदों के साथ। लेकिन जिस रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आज कहा जा रहा है कि उन्होंने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है, एक समय ऐसा भी था कि केजीबी के इस सुपर एजेंट को, जूडो कराटे के इस महा एक्सपर्ट को खर्चा चलाने के लिए टैक्सी भी चलानी पड़ी। इसके बाद रूस के पावर कॉरिडोर में पुतिन की एंट्री हुई। ये साल था 1998। पूर्व राष्ट्रपति और मिखाइल गोर्बाचोव के उत्तराधिकारी बोरिस येल्त्सिन को एक काबिल उत्तराधिकारी की तलाश थी जो पुतिन पर आकर खत्म हुई। इस तरह जिस व्लादिमीर पुतिन के पुरखे स्टालिन के रसोइये हुआ करते थे, वो 1999 में रूस के प्रधानमंत्री बन गए। पुतिन ने सत्ता में एंट्री के साथ ही रूसी संघ की विस्तारवादी नीति का पहला निशाना चेचन्या को बनाया। चेचन्या पूर्वी यूरोप के कॉकस क्षेत्र के उत्तरी भाग में भले ही आज रूस का हिस्सा हो, लेकिन 1991 में चेचन्या ने सोवियत रूस के विघटन के साथ ही आजादी की मुनादी कर दी थी। 1994 में रूस और चेचन्या में पहली जंग हुई और 1996 में चेचन्या जीत गया। रूस भी चेचन्या को आजाद मुल्क की मान्यता दे चुका था, लेकिन पुतिन ने प्रधानमंत्री बनते ही चेचन्या पर निर्णायक हमला किया और 17,300 वर्ग किलोमीटर वाले इस मुस्लिम बहुल छोटे से देश को रूस में मिला लिया। चेचन्या की जीत के बाद पुतिन रूस में लोकप्रिय हो गए। 31 दिसंबर 1999 को येल्त्सिन ने अचानक अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। दुनिया 21वीं सदी में आई। इसके साथ ही रूस की राजनीति भी पुतिन के युग में प्रवेश कर गई। मार्च 2000 में पुतिन 53% वोटों के साथ पहली बार रूस के राष्ट्रपति बन गए। इसके 3 साल बाद पुतिन ने अपनी नजरें यूएसएसआर में रहे जॉर्जिया पर गड़ा दी, जहां अमेरिका की बढ़ती दखल को रोकने के लिए रूस ने असंतुष्टों को बढ़ावा दिया और 2008 में जॉर्जिया की केंद्रीय सरकार और वहां के 2 प्रांतों अब्खाजिया और दक्षिण ओसेशिया के बीच झगड़े की शुरुआत हो गई। पुतिन ने मौके का फायदा उठाकर दोनों प्रांतों को स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया। यही नहीं, इन दोनों राज्यों के साथ रूस ने सैन्य समझौता करके इनके क्षेत्र में अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर लिया और अपने 4000 सैनिक वहां पर तैनात कर दिए। यानी जिसने भी रूस को आंख दिखाई, पुतिन ने या तो उसे अपने देश में मिला लिया या फिर उसे तोड़कर अपने पर निर्भर कर दिया। यूक्रेन में पुतिन एक बार फिर अपने इसी फॉर्मूले को कामयाबी के साथ दोहराकर रूस की ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। पुतिन ने अमेरिका को अनएक्सपेक्टेडली बैकफुट पे ला दिया है। पुतिन ने 2 साउथ ईस्टर्न प्रोविंसेस जो थे यूक्रेन के, उनमें उनको स्वतंत्र घोषित करके, उनको संप्रभु घोषित करके और उनकी मान्यता दे करके एकदम से यूएसए को और नेटो को बैकफुट पे ला दिया। अब पुतिन 20 साल से मॉस्को के, रशिया के नेता हैं, 20 साल से क्रेमलिन में हैं। अब अमेरिका के अंदर अभी प्रेसिडेंट बाइडेन का ये दूसरा साल है। उन्होंने सिर्फ जनवरी 2021 में शपथ ग्रहण की। तो अब कौन कितना कमजोर बैठेगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब उसके 15 टुकड़े हुए थे। जो हालात थे उसे देखते हुए रूस का भविष्य अंधकार में था, लेकिन पुतिन ने सब कुछ बदल दिया। आज भले ही रूस बड़ी आर्थिक ताकत ना हो, लेकिन फिर भी वो अमेरिका को सीधे टक्कर दे रहा है। खार्किव यूक्रेन से गौरव सावंत, आज तक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साल 2000 से रूस के सर्वेसर्वा बने हुए हैं और वो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इसीलिए पुतिन की गिनती दुनिया के शक्तिशाली नेताओं में होती है। लेकिन पुतिन के बारे में दावा किया जाता है कि वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। पुतिन अपनी कुल संपत्ति वैसे तो 1 करोड़ रुपए बताते हैं, लेकिन राजनीतिक आलोचक बोरिस नेत्सोव की बात माने तो पुतिन 160 बिलियन पाउंड यानी कि 16 लाख करोड़ रुपए के मालिक हैं।
आप सोचिए 16 लाख करोड़ रुपए। पुतिन के पास 43 लग्जरी प्लेन्स हैं। इसके अलावा ये जबरदस्त प्लेन्स हैं, आप अंदाजा लगाइए 7000 ऐसी कारें हैं जिनके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। सुपर लग्जरी कारें हैं ये। 15 अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स के मालिक हैं व्लादिमीर पुतिन। इसके अलावा एक उनके पास जबरदस्त लग्जरी प्लेन है। इसके अलावा सोने का भंडार कितना है देखिए, 9.64 लाख करोड़ रुपए का सोना उनके पास है। 5 करोड़ रुपए की घड़ियां हैं, शौकीन है उनकी, बहुत सारी पिक्चर्स आपने देखी होंगी। और सुपर याच 7000 करोड़ रुपए का ये सुपर याच है। और आलीशान महल 1 लाख करोड़ रुपए का, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहते हैं। तो मतलब क्या हुआ? तो पुतिन के पास अपार दौलत है, शौहरत है, पावर है, शक्ति है और उनका मुकाबला दुनिया में किसी से नहीं किया जा सकता। 69 साल के हैं पुतिन, अब इतिहास बनाना चाहते हुए। टूटे हुए सोवियत संघ को जोड़ना पुतिन का सपना है, जिसने यूक्रेन संकट को पैदा कर दिया है। यूक्रेन की सीमा पर क्या है स्थिति, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव सावंत। आज तक इस समय डॉनबास इलाके में डोनेट्स्क के उस क्षेत्र में है जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है। यह यूक्रेन सेना का आखिरी चेक पोस्ट है। इसके 3 किलोमीटर उस पार रूस की सेना यहां पर तैनात है। यहां पर यूक्रेन की सेना का यह चेक पॉइंट है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहां पर ट्रेंच बन गए हैं। जो ट्रेंच बन गए हैं वहां पर सेना के अधिकारी अभी भी तैनात हैं। उसके पीछे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां सब यहीं पर हैं। और अगर आप यहां आकर देखें तो सेना का यह बंकर है, ये चेक पॉइंट है। यहां बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं। अगर आप उस बैरिकेड की तरफ देखें, सड़क पर वो बोल्डर लगाए गए हैं ताकि रूसी टैंक उनको तोड़ते हुए इस तरफ ना आए। यहां पर उन्हें रोकने के लिए कुछ अत्याधुनिक उपकरण जो अभी रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ने भिजवाए हैं वो भी इस क्षेत्र में आ गए हैं। हालांकि हमें यह कहा गया है कि हम वो उपकरण ना दिखाएं, रक्षा का वो सामान ना दिखाएं, लेकिन ये वो डॉनबास का इलाका है, डोनेट्स्क का इलाका है जहां पर हर 1 इंच के लिए लड़ाई हो रही है। ये वो इलाका है जो 30% अभी रूस के पास है, 70% यूक्रेन के पास है। लेकिन चाहे वो लुहांस्क हो या डोनेट्स्क हो, जिसको एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक रूस ने करार दिया है, वो इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में करने की कोशिश में है। और इसीलिए सेना को अब यहां इस पूरे इलाके में तैनात कर दिया गया है। चाहे टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, तोपें हो, यहां पर लगा दी गई हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये यूक्रेन का इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहां पर जबरदस्त कोयले का खनन होता है, यहां पर स्टील की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और उसी के कंट्रोल के लिए एक तरह से यह सारी लड़ाई है। यहां पर तनाव इस समय जबरदस्त है। कुछ समय पहले तक रुक रुक कर यहां फायरिंग हो रही थी। देखिए सेना के अधिकारी अभी वहां पर अपने बंकरों के आगे हैं भी, ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर भी हैं। और आज तक इकलौता चैनल है जो इस लड़ाई के बिल्कुल फ्रंट लाइन से रिपोर्ट कर रहा है। और हमारे साथ इस समय राजेश पवार हैं। राजेश पवार नेटो ऑपरेशंस, यूक्रेन और रूस की सेना के बीच तनाव को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और इस समय जो नियंत्रण रेखा है उसमें हमारे साथ है। जैसे गाड़ियों की यहां चेक पॉइंट भी हो रही है, कितना तनाव है इस क्षेत्र में, हम रूस की सेना से कितनी दूर हैं? देखिए गौरव, हम सुबह से इस इलाके में घूम रहे हैं। ये वो एरिया है जहां पर यूक्रेनियन और रशियन फोर्सेस आमने सामने हैं। यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर वो एरिया शुरू हो जाता है जो कि अभी रूस के नियंत्रण में है। और हमारे जस्ट पीछे, यहां से 500 मीटर पीछे जो गांव है सफिया, वहां के यहाँ कमांडर ने बताया है कि कल रात वहां आर्टी शेलिंग हुई थी जिसमें वहां कुछ हाउस डैमेज हुए हैं। अगर रूस ये फैसला करता है कि उसको डोनबास में आगे बढ़ना है, पूरे डोनबास को कब्जे में लेना है, जो यहाँ सबसे नजदीक मारियोपोल शहर है, तो उसको इस एरिया से गुजरना पड़ेगा। और उस हालात में हम देखेंगे कि ये एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा इंटेंस, सबसे ज्यादा जो है खतरनाक, जो जबरदस्त लड़ाई इस इलाके में होने वाली है। और अगर ये हमला होता है तो हम उसके साक्षी बनने वाले हैं।
तनाव यहाँ बहुत ज्यादा है। एक तरह से कहा जाए तो ये बारूद के ढेर पर बैठा है ये पूरा क्षेत्र। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यूक्रेन की सेना के ट्रेंचेस भी उन्होंने डिग कर दिए, उनके जवान वहां पर मौजूद हैं। यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, वो सब हथियार भी यहाँ मौजूद हैं। तो जब गोलाबारी होती है, जो यहाँ के सिविलियंस हैं दोनों तरफ से, उनको भी खतरा है। और क्या इसीलिए जो आसपास के गांव हैं उनको खाली कराने की आवश्यकता पड़ रही है? देखिए गौरव, हमने यहाँ आर्मी के लोगों से बात की है, यूक्रेन आर्मी के लोगों से, और कुछ सिविलियन से, जैसे टैक्सी ड्राइवर्स के साथ हम यहाँ पर आए हैं। गांव के और मरियापुर शहर के काफी लोग इलाका छोड़ के यहाँ से दूर जा चुके हैं एहतियात के तौर पर, क्योंकि यहाँ शेलिंग हो रही है। पिछले 3-4 दिन से आर्टी शेलिंग हो रही है। और जो ये प्लेटून कमांडर ने हमें यहाँ बताया है कि इस एरिया में वो उम्मीद करते हैं कि अगर कोई हमला होता है तो ये वो एरिया है जहाँ सबसे पहले बमबारी शुरू होगी। और इसके मद्देनजर ज्यादातर सिविलियन इस एरिया से अभी जा चुके हैं और घर खाली हैं। यहाँ पर पलायन यहाँ बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो है उस ऑपरेशन का जो रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच इस समय चल भी रहा है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, पूर्वी यूक्रेन, आज तक। दर्शक, में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।